So hello and welcome back students to AIB Education Net Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 political science first book last chapter वैश्वीकरण. तो बेसिकली जो हमने टारगेट रखा था कि हमें एक हफ्ते के अंदर अपनी इस बुक को फिनिश करना है, सो हमने कर भी दिया है. हर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर की, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की हमने रिवीजन कर ली है वन बाय वन. हर एक चैप्टर को हमने कवर किया है. सो होपफुली आपको सभी चीजें समझ में आई होंगी और इस बुक के अंदर से अब कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, मैं ये मानता हूँ. बट फिर भी कहीं डाउट हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा. सो आज की इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अपने वैश्वीकरण को और जानेंगे कि इस चैप्टर में से किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, इस चैप्टर में क्या क्या इसके सकारात्मक पहलू है, क्या नकारात्मक पहलू है, जो कि सीखने के ज्यादा चांसेस बन जाते हैं वैश्वीकरण के बारे में. सभी चीजों को, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को और समझते हैं इस चैप्टर को काफी ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ. सो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी चीजों को स्टेप बाय स्टेप. तो देखिए, पहले हमारे पास चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण. तो इसका मतलब क्या है वैश्वीकरण? तो देखिए, वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है. इसका मतलब यह है कि इसके अंदर एक से ज्यादा देशों का इन्वॉल्वमेंट होता है और बिजनेस ट्रांजेक्शंस को परफॉर्म किया जाता है. वह वैश्वीकरण कहलाता है. अब भारत के अंदर वैश्वीकरण कब आया? फिर 1991 के अंदर जब भारत ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आई, तो उसका ये एक पार्ट है ग्लोबलाइजेशन. न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म को एलपीजी के नाम से जानते हैं और ये एलपीजी मतलब होता है एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन. तो ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से हमने पूरे स्पेसिफिक चैप्टर बता दिया है पॉलिटिकल साइंस. तो वैश्वीकरण का मतलब समझ गए कि एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसके अंदर एक से ज्यादा देशों का इन्वॉल्वमेंट रहता है फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन. अब इसकी कुछ अभिव्यक्तियां भी हैं, यानी वैश्वीकरण की कुछ अभिव्यक्तियां किस प्रकार है? आर्थिक रूप से हो सकती है, सामाजिक रूप से हो सकती है, सांस्कृतिक रूप से हो सकती है. तो आपने अभी देखा कि मैं इंट्रोडक्शन में जो बात कर रहा था, सकारात्मक पहलू होगी, नकारात्मक पहलू होगी, उनका मतलब क्या है? देखिए, जो इसकी अभिव्यक्तियां है ना, वही इनके सकारात्मक पहलू और नकारात्मक पहलू क्रिएट करते हैं. कैसे समझना है? देखिए, अगर आपको ये समझ में आ रहा हो तो मैंने छोटा सा कोड में बता रखा है. आर्थिक रूप से कुछ सामाजिक में, कुछ आर्थिक और सामाजिक रूप से कुछ समाज के अंदर सकारात्मक पहलू भी आते हैं, सकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं. जैसे कि जब वैश्वीकरण परफॉर्म होता है तो वैश्वीकरण के अंदर लोगों को रोजगार मिलता है, बहुत रोजगार मिलता है, क्योंकि और देश हमारे देश के अंदर प्लांट लगाएंगे तो उस प्लांट के अंदर काम करने जाएंगे, वो अपने देश के लोग को भी कराएंगे, हमारे देश की काम करेंगे, तो इससे लोगों का रोजगार मिलेगा, लोगों का कल्याण होगा, लोगों का कल्याण होगा और साथ हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, विकल्प बढ़ेंगे, यूज बेस की चीजें बढ़ेंगी. तो इस तरीके से बहुत सारे फायदे हैं आर्थिक रूप से. अब नुकसान क्या है? नुकसान है असमानता, यानी कि इसमें अमीर व गरीब के बीच में काफी बढ़िया समानता देखने को मिलेगी. अमीर और अमीर हो जाएंगे, गरीब और गरीब हो जाएंगे. वो कैसे? क्योंकि जब प्लांट एक तक होगा, यानी कि जब कोई दूसरा देश प्लांट बनेगा, जिसकी कितनी प्रॉपर्टी पे लगाएगा. अब ऐसा क्यों होता है कि प्लांट वो कहीं और लगा रहे हैं, बेच वो हमारे यहाँ पर रहे हैं, तो इससे असमानता भी इंक्रीज होती है, यानी कि अमीर व गरीब के बीच में अंतर भी यहाँ से बढ़ता है वैश्वीकरण के द्वारा. ठीक है, अब संस्कृति के रूप से मान लेते हैं. देखो, संस्कृति का रूप का मतलब ये है कि वैश्वीकरण का मतलब हमने समझ लिया कि एक से ज्यादा देशों का इन्वॉल्वमेंट फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन. तो बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब ये होगा कि हम उनके देश की गतिविधियों को पहचानेंगे, वो देश अपनी जो विकल्प है वो हमारे देश के अंदर आके देखेंगे, तो हम जान पाएंगे अच्छा ये उस देश का, ये उस देश का, ये उस देश का. तो हम जान पाएंगे भैया कि उस देश के अंदर कल्चरल एक्टिविटी कैसी है. यहीं पर जब हमारे देश की चीजें बाहर बिकेंगी तो वहां पर बढ़िया चीजें रहेंगी. करेक्ट? तो यहाँ पर ना आप चीजों को समझो कैसे कि बाहर के देश ने, यानी विकसित देश ने अपना सामान हमारे यहाँ बहुत आसानी से बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं है. आपने देखा कि अच्छा इनके यहाँ जीन्स पहनते हैं, इनके यहाँ शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं. तो ऐसे करते करते हम अपनी ही संस्कृति को भूल बैठे. हिंदुस्तानी संस्कृति क्या है? हिंदुस्तानी संस्कृति क्या है कि कुर्ता पजामा पहनना, औरतों के लिए साड़ी वगैरह पहनना, या कोई भी पूरी पोशाक जिसके अंदर पूरा हमारा शरीर जो है वो ढका रहे, इस तरीके की पोशाक होती थी. मगर धीरे धीरे करके जैसे हम वैश्वीकरण के अंदर आगे बढ़े तो हम अपनी संस्कृति को भूल बैठे और उनकी संस्कृति को अपना बैठे. आज आप खुद देख लो, कुर्ता पजामा पहने हुए लोग बहुत कम दिखेंगे, साथ साथ जींस पैंट पहनते हैं, लड़कियां भी जींस पैंट पहनती हुई दिखती हैं. तो ये वैश्वीकरण का ही तो प्रभाव है हमारे ऊपर कि हमने उनकी संस्कृति को इतना अपना लिया कि अपनी ही भूल गए. करेक्ट? तो यहाँ से आर्थिक रूप निकला हमारा, सॉरी सांस्कृतिक रूप निकला. आर्थिक रूप भी यहाँ से ये निकल सकता है कि बेसिकली असमानता बढ़ी. अब यहाँ से असमानता के साथ साथ हमारी संस्कृति गतिविधि चेंज हुई. कैसे हुई? कपड़ों के हिसाब से, कल्चरल एक्टिविटी के हिसाब से. अब मैं समझाता हूं आपको आर्थिक कैसे है. देखो, आर्थिक ऐसे है कि बेसिकली विकसित देश तो हमारे यहाँ बढ़िया करके प्लांट लगा दिया, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ रोजगार की भी जरूरत है, काम की भी जरूरत है, मगर उन्होंने अपने देश के अंदर आने के लिए इतने सारे टैक्सेस लगा दिए कि हमारे गुड्स तो वहां बिक ही नहीं पाए. करेक्ट? हमारे गुड्स तो वहां बिक ही नहीं पा रहे ना. जैसे मान लो कोई 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो उनके यहाँ जाते जाते वो 300 रुपए का हो गया, और वही सेम प्रोडक्ट उनकी कंट्री के अंदर बन रहा है, वो भी उससे कम दामों में बन रहा है, तो वो हमारा क्यों नहीं खरीदेंगे? हमसे ज्यादा उनकी उनके पास क्वालिटी है, क्वांटिटी है, बढ़िया चीजें हैं, तो हमारा क्यों प्रोडक्ट खरीदेंगे? तो इससे ना विकसित देशों ने अपना फायदा देखा, क्योंकि वो अमीर हो गए और वैश्वीकरण के द्वारा, और विकासशील देश बहुत कम फायदा ले पाए इस वैश्वीकरण का. तो आर्थिक रूप से हमारा एक और पॉइंट निकल गया यहाँ से. तो चीजों को समझो, आप खुद ब खुद बना सकोगे. आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, कोई सा भी हो, खुद बना लोगे अगर आपको मतलब समझ में आ गई क्या है वैश्वीकरण. ठीक, अब राजनीतिक रूप पे आ जाओ. देखो, राजनीतिक रूप में पहला तो ये निकला कि भाई जब एक से ज्यादा देश ट्रांजेक्शन के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो हमारी मित्रता बढ़ेगी, हमारे संबंध अच्छे होंगे, संबंध अच्छे होंगे तो दोस्ती बढ़ेगी, दोस्ती बढ़ेगी तो बेसिकली किसी भी काम के अंदर वो काम आएंगे हमारे. ये तो इसके सकारात्मक पहलू है. नकारात्मक पहलू क्या?
जैसे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली देख-रेख में रखता है। तो जिस देश ने उसके ऊपर साइन कर दिए, तो जो वो रूल्स एंड रेगुलेशन निकालेगा तो हमें उसके ऊपर चलना पड़ेगा। तो यहाँ से सरकार का जो है वो एक तरह से बिजनेस के ऊपर थोड़ा कम रोल रह गया है। उसका काम सिर्फ इतना रह गया है कि वो कानून बनाए और अपने लोगों की सुरक्षा करे। कल्याणकारी कार्यों में कमी हो गई इससे राजनीतिक रूप में। ठीक है? तो इस तरीके से हमारी अभिव्यक्तियाँ निकली, सो होपफुली समझ में आई होंगी आपको। बहुत ईज़ी है। आर्थिक रूप से आप जान जाइए कि क्या-क्या चीज़ें वो सेम आने वाली हैं, क्या चेंज आने वाले हैं। सामाजिक रूप से जान जाइए, सामाजिक और आर्थिक कभी-कभार एक ही होता है, अर्ध-सामाजिक एक ही बार में लिख देना आप। फिर सांस्कृतिक रूप से जानिए और राजनीतिक रूप से जानिए। 3 अभिव्यक्ति याद रखो, आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक और साथ में कौन-सी? राजनीतिक, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक फिनिश। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है देखो भारत और वैश्वीकरण। यानी कि मैंने आपको पहले बताया था कि भारत का रोल हर जगह रहता ही रहता है। तो भारत और वैश्वीकरण का आखिर मतलब क्या है? ये जानते हैं। तो देखिए, आजादी के बाद भारत ने संरक्षणवाद की नीति पर जोर दिया और अपने सकल घरेलू उत्पाद को मजबूत किया ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें। यानी कि भारत ने ये कहा कि भाई जो चीज बनानी है अपने देश के अंदर बनाओ, बाहर से मत खरीदो। और इसी चीज को परफॉर्म करने के लिए सरकार ने इंपोर्ट पर भारी टैक्सेस लगा दी ताकि जो व्यापारी आदमी है वो बाहर से सामान ही ना खरीदें, वो अपने देश के अंदर ही बढ़ावा दे। और जब देश के अंदर डेवलपमेंटल एक्टिविटी परफॉर्म होगी, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगी, तो हम इंपोर्ट की बजाय क्या करना शुरू कर देंगे? एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये सरकार का उस समय इंसेंटिव था कि भैया हमें अपने सकल घरेलू उत्पाद पर जोर देना है आजादी के बाद। फिर नई इकोनॉमी रिफॉर्म आई, उसके तहत नई तकनीकों पर जोर दिया गया। यानी कि जो नई इकोनॉमी रिफॉर्म आई थी 1991 के अंदर, उसके तहत नई-नई इकोनॉमी, नई-नई टेक्नोलॉजी के ऊपर जन्म दिया गया कि हाँ, हमें ये टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, हमें ये चीज़ें करनी है, हमें ये चीज़ें करनी है। इस तरीके से अर्थात भारत में 1991 के बाद ही वैश्वीकरण के लिए तैयार हुआ था। यानी कि 1991 के बाद ही भारत वैश्वीकरण के लिए प्रॉपर वे में तैयार हुआ था। उससे पहले जो थी हमारी स्थिति थोड़ी-सी खराब थी। ठीक है? अब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद भारत की अर्थव्यवस्था 7.5 वार्षिक दर से बढ़ी, जो कि 1990 में काफ़ी कम थी, इसके 5 पॉइंट कुछ थी। आज भारत के लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अपना वर्चस्व कायम करने में कामयाब रहे हैं और साथ में भारत के ही लोग आज के समय में उच्च पदों पर आसीन हैं। तो ये हमारा भारत और वैश्वीकरण का रिलेशन है। तो होपफुली यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं बचा होगा। बढ़ते हैं चैप्टर में आगे की तरफ और समझते हैं आखिर वैश्वीकरण का प्रतिरोध यानी वैश्वीकरण का विरोध किस प्रकार है विश्व के स्तर पर और दूसरे स्तर पर। स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है वैश्वीकरण का प्रतिरोध, जो कि विश्व द्वारा हुआ और दूसरा ये था कि भारत द्वारा, वामपंथी द्वारा और दक्षिणपंथी द्वारा। समझेंगे। तो देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं विश्व द्वारा। यानी कि 1999 में डब्ल्यूटीओ की बैठक के अंदर ये कहा गया कि विकासशील देशों के हितों में ये गलत हुआ है। ठीक है? वैश्वीकरण का विरोध वर्ल्ड सोशल फॉर्म यानी कि डब्ल्यूएसएफ के द्वारा ये विरोध हुआ और कई बैठकें थी 2001 में, 2004 में, 2007 में, और इनके देश इनके आगे लिखे हुए हैं अल्मोड़ा, मुंबई और नोएडा। ठीक है? तो ये बैठकें हुई विश्व स्तर पर। भारत के स्तर पर देखो, वामपंथी दक्षिणपंथी द्वारा विरोध किया गया। वामपंथी जैसे वैश्वीकरण के कारण अमीर और गरीबों के बीच में अंतर बढ़ा है। ये वह लोग होते हैं जो राजनीतिक रूप में तर्क देते हैं। अब दक्षिणपंथी वैश्वीकरण के कारण राजनीतिक रूप में, आर्थिक व सामाजिक रूप में और सांस्कृतिक रूप में हमारे देश पर गलत प्रभाव पड़ा है और हमें ये चाहिए कि हम अपने देश के ऊपर ध्यान दें, अपनी संस्कृति को बढ़ावा दें, अपनी कल्चरल एक्टिविटी को बढ़ावा दें, अपने संरक्षणवाद की नीति को बनाए रखें। तो ये इनके मत हैं। तो इस तरीके से वैश्वीकरण का विरोध भी हुआ है, कुछ अच्छे पहलू हुए तो कुछ नकारात्मक पहलू भी हुए हैं। तो इस चैप्टर के अंदर इतना ही था। जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने सब आपको बता दी। होपफुली आपको समझ में भी आई होंगी। समझ लीजिए पूरे चैप्टर का निचोड़ है आज की इस क्लास के अंदर। जितनी भी चीजें थी वो सब बताई है मैंने आपको। बट फिर भी किसी भी टॉपिक या पॉइंट में कोई डाउट आपका कहीं भी थोड़ा सा ही बचा हो ना, तो उसे क्लियर कर लीजिएगा आज की क्लास के अंदर। फिर कल से हम बेसिकली नई बुक स्टार्ट करेंगे, अपनी सेकंड बुक, और स्टार्ट करेंगे उसके फर्स्ट चैप्टर से। जिस तरीके से हम ये पढ़ते हुए आए हैं वैसे हम वो कवर करेंगे। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। कोई डाउट हो जरूर बताएं, इस चैप्टर में कोई डाउट हो जरूर बताएं और मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा विद स्पेसिफिक वीडियो। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, कवर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, नेक्स्ट बुक को इसी तरीके से ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो थैंक यू।